हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल द गुरु 24 में। द गुरु 24 चैनल एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चैनल है जिसके अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर के पूरे पोर्शन पढ़ाए जाएंगे। जिसके अंदर मैं विजेंद्र चौधरी आपको सबसे पहले मैथ का वर्गमूल के बाद में आपके पास बार का टॉपिक के बाद में घातांकरणी, सरलीकरण और एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको जनरल मैथ के अंदर प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, समय काम मजदूरी, पाइप टंकी, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, मिश्रण, औसत, रेलगाड़ी, चाल समय दूरी और नावधारा के टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा एडवांस मैथ के अंदर आपको एडवांस मैथ का पोर्शन में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्षेत्रफल, आयतन, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ज्यामिति में आपको समरूपता, सर्वांग समता, त्रिभुज, वर्त और निर्देशांक पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको प्रायिकता का टॉपिक भी पढ़ाएंगे। प्रायिकता के अलावा क्रमशः संचय भी पढ़ाया जाएगा। ये अपने पास जनरल मैथ, एडवांस मैथ और कैलकुलेशन के पार्ट होंगे। प्लीज इस एजुकेशनल चैनल द गुरु 24 को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। संख्या पद्धति में सबसे पहले अपने पास आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिनकी शुरुआत 1 से प्रारंभ होती है और वो संख्या अनंत तक चलती है। कहने का मतलब ये होता है सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। और सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होती है वो अनंत होती है। कहने का मतलब अनंत वो संख्या होती है जिसका हमें अंतिम ज्ञान हो। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास धनात्मक संख्या होती हैं। तो कह सकते हैं सभी धनात्मक संख्या होंगी वो प्राकृत संख्या कहलाएंगी, या फिर सभी प्राकृत संख्या होंगी वो सभी क्या कहलाएंगी? धनात्मक संख्या होंगी। हमसे क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। तो हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? ऑप्शन में आएगा धनात्मक, ऋणात्मक, या फिर अपने पास ये बोलेगा सभी धनात्मक या ऋणात्मक, या बोलेगा धनात्मक और दोनों धनात्मक या ऋणात्मक, या फिर बोलेगा ऑप्शन नंबर डी सभी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या जो होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? धनात्मक संख्या होती हैं। इसके अलावा हमसे इसके अंदर ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या ऑप्शन देगा 0, -1, -2 और हमारे पास 1। तो कहने का मतलब हमारे पास ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल है। और हमारे पास 0 जो होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होती, इसलिए सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो हमारे पास कितनी है? 1 है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो हम ये कह सकते हैं सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो ऑप्शन के हिसाब से 0, -1, 2, -2। तो ये कह सकता हूं, इसमें ये कह सकता है कि सबसे 0, 1, 2, -2, इसमें बोलेगा सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो इनमें सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या आएगी वो हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। तो कह सकते हैं कि यहाँ ये 2 है, इन संख्याओं में ये अनंत संख्या हमारे पास क्या होगी? तो अनंत संख्या वो संख्या होती है जिसका हमें अंतिम ज्ञान हो। ठीक है भी, जिसमें अज्ञात वैल्यू हो सकती है, वो कोई भी अज्ञात वैल्यू हो सकती है। तो कह सकते हैं सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो अनंत है। आगे हम देखते हैं। अब हम सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हमारे पास 0 से प्रारंभ होती है और वो संख्या कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है हमारे पास, जीरो। हमारे पास अगर मैं जीरो को छोड़ दूं तो बाकी सभी संख्याएं जो कहलाएंगी वो धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी, अर्थात इन संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि हमारे पास जो जीरो होता है, जीरो जो होता है वो तो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, लेकिन ये जो सारी संख्याएं हैं जो एक से प्रारंभ अनंत तक चलती हैं, ये सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। और कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। तो ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक और सभी प्राकृत संख्याओं को क्या कहा जा सकता है, पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को क्या नहीं कह सकते, प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे पास जीरो जो है वो प्राकृत या न तो प्राकृत है न ही धनात्मक है। ठीक है, तो इसलिए सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी प्राकृत के अलावा सभी जो धनात्मक संख्या होंगी वो भी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या होंगी वो क्या नहीं कहलाएंगी, वो प्राकृत संख्या नहीं कहलाएंगी, क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो है उनके अंदर जीरो भी काउंट होता है, और जीरो जो है न तो धनात्मक है न ही क्या है, ऋणात्मक है। अब इसमें देखो कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे पास। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, सबसे पहले जीरो क्या है, तो जीरो जो है धनात्मक है, ऋणात्मक है, पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो जीरो जो है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है, जीरो क्या है कि पूर्ण संख्या है। जीरो हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या है, जीरो प्राकृत संख्या भी नहीं है। इसके अलावा सभी प्राकृत संख्या कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं, सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी है। तो सभी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो हमारे पास, सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं होती है वो धनात्मक भी होती हैं। ठीक है भी, सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृत भी हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृत और प्राकृतिक, प्राकृत का ही दूसरा नाम क्या होता है, प्राकृतिक होता है। इसीलिए हमारे पास क्या आएगा, सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी, क्या कहलाएगा, नंबर पे हमारे पास आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, हमारे पास सबसे पहले 1, 2, 3 ये जो संख्याएं कहलाएंगी ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्या। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर जीरो और जोड़ दूं, अगर ये इन संख्याओं की बात करूं तो ये जो संख्याएं कहलाएंगी प्राकृत संख्या या धनात्मक संख्या। अगर मैं इसके अंदर मैं जीरो और इंक्लूड कर देता हूं तो कहने का मतलब ये जो सभी संख्याएं जो बन जाएंगी वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, ये जो सभी संख्याएं जो बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, पूर्ण संख्या। ये संख्या कौन सी बनेंगी, पूर्ण संख्या। तो हम ये कह सकते हैं सभी प्राकृत और सभी धनात्मक संख्या होंगी वो भी पूर्णांक संख्या होंगी, और सभी पूर्ण संख्या होंगी वो भी कौन सी कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन पूर्णांक संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याएं जो है वो और आती है हमारे पास। ठीक है, और वो संख्या कहां तक होती है, अनंत तक। अब ये जो सभी संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती है हमारे पास, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो कहने का मतलब सभी प्राकृत धनात्मक, सभी पूर्ण और सभी अपने पास ऋणात्मक संख्या, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। लेकिन सभी जो पूर्ण संख्या होंगी, सभी पूर्णांक संख्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी वो न तो प्राकृत न ही धनात्मक न ही ऋणात्मक और न ही पूर्ण संख्या कहलाती है, न ही पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो हमारे पास क्या है, ये कह सकता है कि सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और जीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सभी संख्याएं जो बनेंगी वो पूर्णांक संख्या होंगी। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं को न तो प्राकृत न ही धनात्मक न ही ऋणात्मक संख्या। अब इनके अंदर हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा सभी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सभी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन इस सभी पूर्ण संख्याओं को क्या नहीं कह सकते, प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते। तो हमें ये पता है कि सभी जो पूर्ण संख्या होंगी वो प्राकृत संख्या भी कहलाएंगी, सभी जो पूर्ण संख्या होंगी वो धनात्मक संख्या भी कहलाएंगी, और सभी पूर्ण संख्या होंगी वो पूर्णांक संख्या भी कहलाएंगी, और सभी पूर्ण संख्या होंगी ऋणात्मक संख्या भी कहलाएंगी। तो इनमें क्या है, ये चीजें सभी पॉसिबल न होकर आपके पास एक पॉसिबल राशि होगी। सभी जो पूर्ण संख्या होंगी वो कौन सी है, तो सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं उनको प्राकृत कह सकते हो, नहीं कह सकते। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, कैंसिल। सभी जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो धनात्मक संख्या होती है,
नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो जो है वो धनात्मक नहीं है। सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात हमारे पास क्या आएगी, सही आएगी। और जब सभी जो पूर्ण संख्या होती हैं वो हमारे पास ऋणात्मक संख्या होती है, तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या हमारे पास नहीं होती। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा, सभी जो पूर्ण संख्या होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या। अगली बात, अब पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, जो है वो सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या होगी वो ऋणात्मक में आएगी, और ऋणात्मक में आएगी तो सीधी सी बात है, एक से छोटा जीरो है, जीरो से छोटा -1 है, और -1 से छोटा कौन सा है, -2 है। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या होगी वो हमारे पास कौन सी आएगी, -2। अगली बात, सबसे सभी प्राकृत संख्या कौन सी होती है। अब सभी प्राकृत संख्या होती है, उन सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, और सभी प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा, सभी जो प्राकृत संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, सभी जो प्राकृत संख्या होंगी वो पूर्ण, पूर्णांक और क्या होंगी, प्राकृतिक होंगी भाई। ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे बड़ी जो पूर्णांक संख्या है वो कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो होती है वो हमारे पास धनात्मक में, धनात्मक के अंदर जो अनंत होती है वो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है। ठीक है भाई। और सबसे छोटी होती तो वो ऋणात्मक में पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी अनंत के अंदर ऋणात्मक संख्या होती। तो यहाँ सबसे बड़ी जो पूर्णांक संख्या वो हमारे पास क्या होगी, अनंत हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में हम देखो ऐसे देखेंगे, इन संख्याओं को, इन परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर भी कहा जाता है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो सबसे पहले कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं का आप वर्गमूल और घनमूल ज्ञात कर सकते हो, या फिर उसकी उसकी समझ के अंदर या करने के अंदर, अगर आपके पास करने के अंदर आपके पास अगर कोई मान आप निकाल सकते हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अर्थात हम बोलूं कि हम बोले तो 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25। तो ये 25 क्या है कि ये 625 क्या है कि हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। घनमूल संख्या का मतलब ये है कि मैंने लिख दिया 125, और 125 का अगर मैं घनमूल निकालना चाहूँ तो सीधी सी बात है, इसका जो मान होगा वो कितना आ गया, 5। तो 5 √125 का घनमूल जो आएगा वो भी हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। या फिर किसी वैल्यू का आप करने का मान निकालो तो वो भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं 4096 का मैं घनमूल निकालूं तो वो मेरे पास कितना आएगा, अपने पास घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 16 होगा। या फिर मैं 4096 को मैं क्या करूं भाई, 4096 जो है ये हमारे पास क्या होता है, एक चम्मच होता है, और उस चम्मच के अंदर अगर मैं रख दूं कितना, 8 रख दूं, तो सीधी सी बात है इसका भी एक घनमूल जो आएगा वो आपके पास मान निकल के आ जाएगा। चम्मच में मैंने कितना रख दिया, 4। तो इसका भी एक वर्गमूल निकल जाएगा। तो वर्गमूल जो होगा वो इसका 64 आएगा, और 64 का भी वर्गमूल जो आएगा वो कितना आएगा, भी 8 होगा। तो इसका जो मान आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई करने का मान अगर आप पूर्ण रूप से वर्गमूल में या घनमूल में निकाल सकते हो तो वो भी हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा हमारे पास जो परिमेय जो संख्याएं होती हैं, इसके अलावा जो परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका आप स्पष्ट रूप से मान जानते हो, कहने का मतलब कोई धनात्मक या ऋणात्मक अगर कोई मान दे रखा है तो वो हमारे पास क्या होगी, परिमेय संख्या। जैसे मैं बोलूं कि -2 या +2, ठीक है भी। इसी तरह से आपके पास कोई भी लिखा गया हो 125 या -125, तो ये जो संख्या होंगी कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक, वो संख्या भी क्या कहलाएंगे, हमारे पास परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास अगली जो चीज है वो हमारे पास होती है कोई भिन्न संख्या जो होती है, भिन्न संख्या होती है, वो भी एक परिमेय संख्या होती है। तो जैसे मैं लिखूं 4/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं -1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं लिखूं √4/5, तो इसका जो मान है वो 4 का वर्गमूल आ सकता है 2/5। तो 2/5 भी क्या है कि भिन्न संख्या है। इसके अलावा 22/7 लिखते हैं, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। चौथे नंबर पे हम ये बोलेंगे परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह हमारे पास पॉइंट के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाती है तो वो भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया 3.14, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है।
बटे में 7। अगर 22 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो मान 3.14 ही माना जाता है। तो मैं कह सकता हूँ 22/7 भी एक परिमेय संख्या है और 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा आपके पास कोई भी मान लिखा जाए 3.121, ये भी हमारे पास क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब पॉइंटों में अगर कोई संख्या लिखी जाती है वो भी हमारे पास क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा हमारे पास हम क्या बोलते हैं, अगर कोई संख्या को बार के रूप में लिखा जाता है जैसे 0.41 बार, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं 3.213 और आगे भी लिख दिया 213, अब ये संख्या क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो इन संख्याओं का पूर्ण रूप जो होता है वो 3.213 और इसके ऊपर बार लगाया जा सकता है। तो ये जो संख्याएं बनेंगी, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो भी हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल घनमूल और किसी करने का मान आप ज्ञात कर सकते हो, वो भी हमारे पास परिमेय संख्या होती है। अगर कोई भिन्न के रूप में लिखी जाती है तो वो भी संख्या परिमेय होती है। या बार के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाती है, या पॉइंट के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है, या फिर कोई संख्या जो है वो आगे बढ़ रही है डेड डैश के लिए, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा जा सकता है 3.213 के ऊपर बार। तो ये इस टाइप की जो संख्याएं होंगी वो भी हमारे पास क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। हमारे पास आता है अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वो देखो भाई, इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो कहने का मतलब परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इनके अलावा जो बच जाएंगी वो संख्या जो कहलाएंगी वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगी। कहने का मतलब ये होता है जिस संख्या का आप वर्गमूल या घनमूल या किसी करने का मान आप ज्ञात नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब अगर मैं √2 रख दूं तो वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं √8 रख दूं और उस चम्मच में कितना रख दूं, 4 रख दूं, तो वो एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा मैं √125 लिख दूं तो वो एक क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है। इस तरह से अगर कोई भी संख्या अगर लिख दी जाए और उसका आप घनमूल या वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते या किसी करने का मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास एक अपरिमेय संख्या बनेगी। इसके अलावा अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, अगर आप 0.41 के ऊपर बार लगा देते हो तो ये जो होती है परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसी मान को मैं ऐसे लिख दूं 2.1412412 तो ये जो संख्या होगी इसमें आप बार फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए जो संख्या होंगी, इस टाइप की जो संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब इनके अंदर हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या कौन सी है, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो 3.14 अगर पॉइंटों के रूप में कोई संख्या लिखी जाती है वो हमारे पास क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एक हमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जो पाई होता है, पाई जो होता है वो क्या हमारे पास क्या होता है, पाई एक जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, पाई। इसके अलावा 22/7 होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। कोई भिन्न संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा पॉइंट में अगर कोई संख्या बार के रूप में लिखी जाती है तो वो संख्या भी क्या बनती है, परिमेय संख्या बनती है। तो यहाँ से हमारे पास ये पूछा गया निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो पाई जो होगी वो क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला पूछा है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो निम्न में से अपरिमेय संख्या का मतलब इनमें 3 संख्याएं तो होंगी वो परिमेय होगी और एक संख्या होगी वो अपरिमेय होगी। तो कहने का मतलब अगर मैं 4096 को उठाऊं तो 4096 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो हमारे पास कितना आता है, 64। तो ये हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या। अगर 4096 का मैं अगर घनमूल निकालूं तो वो हमारे पास कितना आता है, 16। तो 16 का जो घनमूल होता है वो 4096 आता है, तो ये संख्या भी क्या बनती है कि अपरिमेय संख्या। अगर 4096 का मैं वर्गमूल निकालूं तो वो हमारे पास आता है 64 और उस वर्गमूल का भी वर्गमूल निकाल दूं मैं तो हमारे पास कितना आएगा, 8। तो कहने का मतलब 4096 का अगर चम्मच के अंदर 4 रखा गया है तो वो भी हमारे पास क्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसके अंदर हमारे पास ये भी संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। अब इनमें पूछा है अपरिमेय संख्या, तो 4096 का और हमारे पास चम्मच के अंदर अगर 6 रखा गया तो इसका
आप चम्मच में करनी का मान 6 ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो निम्न में से अप्रिमेय जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी हमारे पास 40, 96 और चम्मच के अंदर कितना आ गया 6। इसके अलावा निम्न में से प्रिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो प्रिमेय संख्या नहीं है तो कहने का मतलब अप्रिमेय संख्या बतानी हमें। तो ये जो है -2 होती है वो भी एक प्रिमेय संख्या है, 0 होता है वो भी एक प्रिमेय संख्या है, जबकि पॉइंट के बार के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाती है वो भी एक क्या है प्रिमेय संख्या होती है। लेकिन √3 का वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे पास ये है, इसका मान हम सिर्फ रट के रख सकते हैं, √3 का मान 1.732, बाकी ये एक्यूरेट मान नहीं होता इसका, इसलिए 2 के अंदर क्या जोड़ना है वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए क्या है ये एक क्या है अप्रिमेय संख्या, ये हमारे पास क्या है अप्रिमेय संख्या। तो कहने का मतलब परिमेय संख्या नहीं होगी तो कौन सा है ऑप्शन हमारे पास 2 + √3 क्या है अप्रिमेय संख्या। निम्न में से अगला है, निम्न में से प्रिमेय संख्या कौन सी है, तो इन 4 में से एक प्रिमेय संख्या होगी वो बताना हमें। तो 4/√7, √7 का मान नहीं बता सकते, इसलिए हमारे पास ये क्या है प्रिमेय संख्या नहीं है। 3 + √12, √12 का मान नहीं बता सकते, इसलिए हमारे पास क्या है कि अपरिमेय संख्या। अगर 2 प्लस चम्मच में 3 रख दिया और 8 का घनमूल निकालो तो इस 8 का घनमूल निकल सकता है और वो हमारे पास आता है 2, तो 2 + 2 मतलब कितना हो गया 4। तो कोई भी धनात्मक और ऋणात्मक और ये भिन्न संख्याएं होंगी तो वो संख्याएं जो कहलाएंगी वो कौन सी संख्या कहलाएंगी प्रिमेय संख्या कहलाएंगी। तो हमारे पास जो प्रिमेय संख्या है वो पूछा गया तो कौन सा ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। इसके अलावा 3.142 143, तो ये जो है इनके ऊपर बार फिक्स नहीं किया जा सकता, इसलिए जो संख्या है ये भी क्या कहलाएगी अप्रिमेय संख्या कहलाएगी। तो ये प्रिमेय संख्या हमारे पास, तो इनमें कौन सी प्रिमेय संख्या है 2 + 8 रूट चम्मच। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक तो होता है सम संख्या और एक होता है सम अंक। अब सम संख्या क्या होती है, अगर जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए वो सम संख्या है, एक तो बात ये है। ठीक है, सम अंक कौन से होते हैं, सम अंक हमारे पास होते हैं वो 4 होते हैं, 2, 4, 6 और 8। 0 जो होता है वो सम अंक नहीं होता। कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपन 0 जो है वो 0 जो होता है वो न तो धनात्मक है न ही क्या है ऋणात्मक है। ठीक है भाई, और जो 0 जो होता है न ही हमारे पास सम अंक है और न ही क्या है ये विषम अंक है। ठीक है भाई, अब इसमें देखो क्या होता है, सम अंक जो होते हैं वो सिर्फ 2, 4, 6 और 8 ही होते हैं, लेकिन सम संख्याएं जो होती हैं वो कितनी हो सकती हैं अनंत हो सकती है, क्योंकि अनंत संख्याओं में आप 2 का भाग दे सकते हो। कहने का मतलब यही है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हम ये चीज देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या होती है कौन सी 100। अब 100 के अंदर जो अंक है ना, यहां अंक तो 3 है, अंक जो है वो तो 3 है, लेकिन यहां सम जो होता है, अब इसके अंदर आप 2 का भाग देते हो ना तो 2 का भाग चला जाता है, तो ये जो है ये सम संख्या है, लेकिन इस 100 में सम जो अंक है वो एक भी नहीं, समअंक एक भी नहीं है, क्योंकि 0 जो होता है वो तो न 0 होता है, वो तो न तो सम होता है न विषम होता है, और जो 1 होता है वो कौन सा अंक होता है विषम अंक होता है। इसके अलावा हमारे पास आगे देखें तो विषम संख्या जो होती हैं वो अनंत हो सकती हैं, और जिसमें 2 का भाग नहीं गया वो हमारे पास, जिसमें 2 का भाग नहीं गया वो हमारे पास है विषम संख्या। लेकिन विषम जो अंक होते हैं वो सिर्फ 5 होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है भाई, तो ये जो संख्याएं होती हैं ये सम संख्या और विषम संख्या के रूप में हो सकती हैं। सम संख्या अनंत हो सकती है, विषम संख्या अनंत हो सकती है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। सम अंक सिर्फ 4 होते हैं, 2, 4, 6 और 8, और विषम अंक होते हैं वो होते हैं सिर्फ 5, 1, 3, 5, 7 और 9। हमसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा 291 से 300 तक कितने सम अंक का प्रयोग करेगा। अब हमारे पास ये पूछा है सम अंक, अगर मैं संख्या की बात करूं तो 291 से 300 के बीच में सम जो संख्या आएंगी, सम संख्या जो आएंगी वो सिर्फ हमारे पास कौन सी आएंगी, एक तो 292, एक 294, एक 296, एक 298। ठीक है भाई, अब यहाँ 2 चीजें होती हैं, अगर वो बात करता है तक में तो 300 काउंट होगा, 300 भी क्या है, तो सम संख्या जो आएंगी वो हमारे पास कितनी होंगी 5 होंगी,
अगर वो बीच में बात करता है कि भाई बीच में कितनी संख्या है, तो एक तो 200, तो हमारे पास संख्या होंगी कौन सी, 4। 292 आएगा, 294 आएगा, 296 आएगा और 200 कितना आएगा, 98, क्योंकि बीच में हमारे पास कौन सा नंबर काउंट नहीं होगा, 300। तो बीच में बात करता है तो हमारे पास आएंगे 4, और तक में बात करता है, सम संख्या में तक में बात करता है तो हमारे पास संख्या कितनी होंगी, 5। लेकिन ये संख्या की बात नहीं कर रहा, ये हमारे पास बात कर रहा है किसकी, ये हमारे पास बात कर रहा है किसकी, सम अंक की। तो सम अंक देखो कैसे निकालते हैं, सम अंक कैसे निकालेंगे, शुरुआत करेंगे 291, फिर 292, फिर 293, फिर 294, फिर 295, 296, 297, 298 और 299 और क्या हो गया, 300। तो सम जो अंक होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, सिर्फ सम जो अंक होते हैं वो सिर्फ होते हैं 4, 2, 4, 6 और कितने होते हैं भी 8। तो सम अंक की बात करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए भी 13। अब यहां गलती से 300 जो है ना एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग जाता है, सम संख्या है, लेकिन इसके अंदर जो है ना सम अंक एक भी नहीं है, सम अंक एक भी नहीं है, इसलिए जो है इस संख्या में जो 0 होगा वो सम अंक में नहीं आएगा। इसलिए जो सम जो अंक आएंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 13। यहाँ गलती होने के चांस कैसे हैं कि जो सम जो अंक होता है वो गलती से 0 काउंट हो जाते हैं और हमारे पास क्या ऑप्शन दे रखा है, 15। इसलिए सम जो अंक आएंगे वो 13 ही होंगे, ठीक है भाई। 0 जो होगा वो सम अंक में काउंट नहीं होता। संख्या का प्रयोग होगा। अब सम संख्याएं जो होती हैं, सम संख्याएं तो अनंत हो सकती है, लेकिन अगर संख्या की बात करूं प्रथम 50 तक, तो जितनी संख्या होती है उनसे आधी सम होती हैं और आधी क्या होती हैं, विषम होती है। तो प्रथम 50 में 25 सम और 25 ही क्या होती हैं, विषम होती हैं। लेकिन इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बात करी है विषम अंक की। तो विषम अंक क्या होता है, हमारे पास शुरुआत होती है 1, 3, 5, 7, 9 और 1 क्या होता है, 10। 10 के अंदर 1 काउंट होगा। तो पहली लाइन में जो विषम अंक आते हैं वो कितने आते हैं, 6। इसके अलावा दूसरी लाइन में 11 है, 12 है, इस तरह से 19 तक आएंगे। तो जो सामने वाला जो अंक आएगा वो हमारे पास कितने होंगे, टोटल 9 होंगे। और पीछे वाले जो अंक आएंगे वो 1, 3, 5, 7 और 9, टोटल दोबारा 5 अंक ही हो गए। तो दूसरी लाइन के अंदर हमारे पास जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे, 14। इसी प्रकार जब तीसरी लाइन होगी 21, 22, 23, तो उस लाइन में भी अपने पास जो अंक आएंगे वो टोटल कितने आएंगे भी, 6। तो पहली लाइन में 6 है, दूसरी लाइन में 14 है, तीसरी लाइन में 6 है, अगली लाइन आएंगे उसमें भी कितना आएगा, 14, और उससे अगली लाइन जो आएगी उसमें भी कितने आएंगे, 6। तो इस प्रकार से हमारे पास जो विषम अंक हो गए 14, 28, 28 और 12 कितने हो गए, 40 और 6 कितने आ गए भी, 46। तो टोटल जो अंक आएंगे वो हमारे पास कितने आएंगे भी, 46 होंगे। तो विषम जो अंक आएंगे वो टोटल हमारे पास कितने आएंगे भी, 46। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास ये बोला जाए कि प्रथम 100 तक की संख्याएं जो होती है ना, प्रथम 100 तक की संख्याएं होती है, इनमें कितने अंक का प्रयोग किया जाता है, प्रथम 100 तक की संख्याओं में कितने अंक का प्रयोग किया जाता है। तो मैं बोलूंगा प्रथम 100 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 9 तक हर संख्या में 1 अंक है। हर संख्या में कितने अंक है, 1 अंक है। तो अंक भी कितने हो गए हमारे पास, हर संख्या में 1 अंक, तो अंक भी कितने हो गए, 9। इसके अलावा अगर 10 से लेकर अगर 99 तक चलूं तो हर संख्या में 2 अंक है। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 90, और 90 को 2 से गुणा करूंगा तो टोटल संख्याएं कितनी आएंगी हमारे पास, 180। तो 10 से लेकर 99 तक संख्याओं में 180 अंक का प्रयोग होगा। इसके अलावा जो अंतिम अंक है वो हमारे पास 3 अंक का है, 100। इसके अंदर अंक होंगे हमारे पास कितने, 3। तो प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो अंक का प्रयोग होगा वो 9, 180 प्लस 3 जो होगा वो टोटल 192 अंक का क्या होगा, प्रयोग होगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम 50 तक की जो संख्याएं होती है ना उनमें कितने अंक का प्रयोग होगा, तो मैं बोलूंगा 1 अंक की जो संख्या है वो 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 अंक हो गए। और 10 से लेके अगर मैं 50 तक की बात करूं तो टोटल संख्या मेरे पास 50 है। 50 के अंदर मैंने 9 घटा दिए तो संख्या बच गई मेरे पास 41, और हर संख्या में 2 अंक का प्रयोग होगा। टोटल आपके पास कितने आएंगे, 82। तो प्रथम 50 तक की संख्या में अंक का प्रयोग होगा वो टोटल कितने आएगा भी, 91। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे बोलता है कि प्रथम 50 तक कितने, विषम की बजाय क्या बोल देता वो,
सम बोल देता तो सम के लिए हम क्या करते, विषम अंक अपने टोटल कितने निकाले हैं 46 और सम बोल देता तो टोटल जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं 91 और 91 से मैं क्या घटा देता 46 घटा देता तो टोटल जो अंक आते हैं वो कितने आते हैं मेरे पास 45। तो सवाल का आंसर कितना होता है 45। इसके अलावा देखो 300 तक, प्रथम 300 तक संख्याओं में कितने अंक का प्रयोग किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में 9 अंक प्रयोग होंगे। 2 अंक की जो संख्याएं होती हैं वो 10 से लेकर 99 तक संख्या जो होती है वो कितनी आती है 90 होती हैं और हर संख्या में कितने अंक का प्रयोग होगा 2 का। तो इस प्रकार से मैं बोलूं कितने अंक प्रयोग हुआ 180। अगर मैं 100 से लेकर अगर मैं 100 से अगर प्रारंभ करूं 100 में हमारे पास कितने होते हैं अभी 3 होते हैं अभी, ठीक है भाई। तो ये कह सकता हूं कि प्रथम 100 तक हमारे पास कितने अंक का प्रयोग हो गया 192। अगर मैं 101 से चलूं और 200 तक चलूं तो संख्या मेरे पास आ गई 100 और कितने अंक का प्रयोग हर संख्या में 3 अंक, टोटल कितने अंक आ गए 300। इसी प्रकार से अगर मैं 201 से चलूं और 300 तक चलूं हर संख्या में मेरे पास 3 अंक का प्रयोग है और संख्या मेरे पास 3 है। तो इस प्रकार से कितने अंक हो गए टोटल 300। तो 192 300 और 300 टोटल हो गए कितने अपने पास 792। अगर हमारे पास ये पूछा जाए कि प्रथम 300 तक की संख्या में कितने अंक का प्रयोग हुआ तो मैं बोलूंगा 792। इसके अलावा इनके अंदर और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि भाई आपको ये बोलेगा कि 1 अंक की जो संख्या होती है ना, 1 अंक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास 9। 1 अंक की जो संख्या होती है वो हमारे पास होती है 9। 2 अंक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है हमारे पास, कितनी होती है 90। अब देखो एग्जामों के अंदर हमारे पास एक एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 6 अंक की कितनी संख्याएं होती है। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन कैसे दिए गए थे, हमारे पास ऑप्शन दिए गए थे 99 99 99 90, एक दिया गया था 99 99 99 और 99, एक दिया था आगे कितनी 0 5 0, एक दिया था 99 और आगे कितनी 0। तो हम ये बोले 6 अंक की कितनी संख्या होती है, तो 6 अंक की हमारे पास क्या होंगी, जैसे 1 अंक की संख्या होती है कितनी 9, 2 अंक की संख्या कितनी होती है 90, इसी प्रकार 3 अंक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है 900, 4 अंक की जो संख्या होती है वो 9 के आगे 3 जीरो रख दो, हमारे पास 4 अंक होगी। इसी तरह से 5 अंक की जो संख्या होंगी वो हमारे पास कितने जीरो कर दो, आगे 4 जीरो कर दो। तो 6 अंक की जो संख्या होती है वो 9 के आगे कितने जीरो कर दो, आपके पास 5 जीरो कर दो। तो हमारे पास ये बोला जाएगा 6 अंक की कितनी संख्या होती है, 6 अंक की जो संख्या होती है वो हमारे पास कितनी होती है टोटल 9 के आगे कितने जीरो रख दो, 6 अंक बोला है तो आगे कितने जीरो रख दो 5 जीरो रख दो। तो ये हमारे पास कितनी अंक की संख्या होती है 6 अंक की संख्याएं होती है। भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में, अब भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में देखो, संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होगी 0, फिर क्या आएगा अपने पास 1, 1 के बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है भाई। इस तरह से संख्या हमारे पास चलती जाएंगी। अब देखो क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है, भाज्य अभाज्य के अंदर सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। अभाज्य संख्या तो हम क्या बोलेंगे, अभाज्य में तो क्या बोलेंगे, केवल आपको एक वर्ड याद रखना है, वो बोलेंगे क्या स्वयं। स्वयं का मतलब जो संख्या केवल स्वयं से विभाजित है वो अभाज्य संख्या होगी। लेकिन अभाज्य में क्या बोलोगे आप, उस संख्या को आप कैसे याद रखोगे, स्वयं प्लस कितना बोलोगे अतिरिक्त, स्वयं प्लस क्या बोलोगे अतिरिक्त। तो भाज्य संख्या के अंदर तो 2 वर्ड याद रखने हैं, स्वयं प्लस अतिरिक्त, और अभाज्य में क्या याद रखना है केवल स्वयं। अब देखो भाई शुरुआत क्या होगी, सबसे पहले जो 0 है, 0 के बारे में हम देखो पहले भी पढ़ चुके हैं। 0 जो है न तो धनात्मक है और न क्या है ऋणात्मक है, ठीक है भाई। 0 जो है न सम है और न क्या है विषम है। अब 0 के अलावा एक अगली स्थिति और बनती है, जो 0 जो होता है वो न तो भाज्य आता है और न ही हमारे पास क्या आएगा अभाज्य। तो 0 की कई स्थितियां होती है। 0 जो होता है वो सिर्फ हमारे पास क्या होता है, 0 जो होता है वो सिर्फ होता है पूर्ण और क्या होता है पूर्णांक अंक होता है, और इसके अलावा 0 की कोई स्थिति नहीं है। तो 0 जो है न तो समय न विषम है, 0 न भाज्य न अभाज्य है, 0 जो है वो न धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब देखो भाई, अब इसके अंदर क्या है कि भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि स्वयं। इस तरह से अगर मैं कोई भी संख्या उठा लूं, जैसे मैंने एक 7 उठा लिया,
अब 7 में केवल क्या भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 1 का भी भाग जाता है, 1 का भाग जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर 1 की बात की जाती है तो 1 का ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 का भाग न जाए, इसीलिए क्या कर देते हैं, 1 को भाज्य और अभाज्य दोनों में क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जो 1 आएगा, जो 1 की जो स्थिति है वो ये है, ये न तो भाज्य है, ये न तो भाज्य है और न ही क्या है, अभाज्य। तो 1 की स्थिति भी हमारे पास क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर शुरुआत होती है कहां से, 2 से। तो 2 से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि जो 2 है वो 2 जो होगा वो 2 के अंदर केवल किसका भाग जाएगा, 2 का, इसलिए स्वयं आ गया। तो स्वयं आ गया तो ये संख्या जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो 2 है, 2 के अंदर केवल 2 का भाग जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, हमारे पास 2 है। ठीक है भाई। अब ये जो संख्या है ये सम है का विषम, तो ये संख्या क्या है, सम है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी ये है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी यही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो भी 2 है और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या वो भी कौन सी है, 2 होती है। अभाज्य संख्या का एक दूसरा नाम और होता है जिसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या। तो आपसे अगर ये कोई पूछे कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, तो भी आप क्या बताओगे, 2। इसके अलावा 2 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो हमारे पास आती है 3। अगर मैं नंबरिंग के हिसाब से देखूं तो ये हमारे पास आई है दूसरे नंबर पे। तो कहने का मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि दूसरी छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो दूसरी छोटी अभाज्य संख्या वो हमारे पास कौन सी है, 3 है। अब ये जो संख्या है ये सम है कि विषम, तो ये संख्या क्या है, विषम है। तो विषम संख्या इससे पहले कोई आई नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 3। ठीक है भाई। 3 के बाद में तो इसके लिए भी 2 क्वेश्चन बन गए। दूसरी छोटी अभाज्य संख्या 3 आएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो भी कितना आएगा, 3। अब 3 के अलावा अगली जो संख्या आती है वो आती है मेरे पास कितनी, 4। अब 4 जो होती है, 4 के अंदर स्वयं का भाग गया प्लस 2 का भाग गया, तो ये संख्या क्या होगी, स्वयं प्लस अतिरिक्त। तो ये संख्या जो कहलाएगी वो कौन सी होगी भी, भाज्य संख्या। अब 4 से पहले कोई भाज्य संख्या नहीं आई, इसलिए सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी है, 4 है। इसके अलावा 4 में हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4 है वो संख्या सम है कि विषम, तो वो संख्या कौन सी है, सम है। तो कह सकते हैं सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो भी 4 होगी, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या होगी वो भी 4 होगी। इस भाज्य संख्या का भी एक दूसरा नाम होता है जिसको बोलते हैं यौगिक संख्या। अब आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी है, तो वो भी कितना आएगा, 4। अब 4 के बाद में अगली संख्या कौन सी है, 5। अब 5 में केवल 5 का भाग जाता है, तो कह सकते हैं कि भाई 5 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब सबसे छोटी 2 आ गई, दूसरी छोटी आ गई, तो तीसरी छोटी कौन सी होगी, तीसरी छोटी जो अभाज्य संख्या वो कौन सी है हमारे पास, 5। ठीक है। अगर विषम के हिसाब से देखूं तो दूसरी छोटी विषम अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी आएगी हमारे पास, 5। 5 के बाद में अगली संख्या जो आती है वो कौन सी आती है, 6। अब 6 जो है, 6 में स्वयं का भाग 6 का भी जाता है, इसके अलावा अतिरिक्त 2 या 3 का भाग जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 6 होता है वो क्या है कि हमारे पास भाज्य संख्या। अगर नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये आती है दूसरे नंबर पे। तो मैं बोल सकता हूँ दूसरी जो छोटी जो सम भाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो क्या आएगा हमारे पास, 6। 6 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो आती है कौन सी, 7। अब 7 में केवल 7 का भाग जाता है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से अभाज्य संख्या के बारे में, अब यहाँ 7 के ऊपर प्रश्न नहीं पूछेगा एग्जामिनर, 7 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अगली जो संख्या आती है वो 8 होगा, 8 के भी ऊपर एग्जामिनर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है भाई। अगली जो संख्या आती है वो हमारे पास आती है कौन सी, 9। तो 9 के लिए मैं ये बोलूंगा कि आपको ये बताना है कि सबसे, आप देखो इनके अंदर क्या है, अपने पास 9 से पहले 4, 6 और 8 जो है वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, और 9 जो है वो भी एक भाज्य संख्या आ गई। लेकिन ये जो तीनों संख्याएं जो थी वो हमारे पास क्या थी, सम थी, लेकिन ये संख्या क्या है कि विषम। तो आपसे बोलेगा सबसे छोटी जो विषम भाज्य संख्या है वो कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वो कौन सी है हमारे पास, 9। ठीक है भाई। 9 के बाद में जो 10 है वो भी एक भाज्य संख्या है और वो भी हमारे पास क्या है, सम। 10 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो हमारे पास कौन सी आती है अभी, 10 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो कौन सी आती है, 11। ठीक है भाई। 11 जो है वो हमारे पास क्या है, 11 एक हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या।
11 के बाद में 12 जो आती है वो एक भाज्य संख्या है और वो भी क्या है, सम। 12 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो आती है 13। 13 जो है वो एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 के बाद में अगली जो संख्या आती है 14, वो एक हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या, और वो भी क्या है, सम। फिर 14 के बाद में अगली जो संख्या आती है वो क्या आती है, 15। तो 15 जो है वो हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्याओं में जो सम संख्याएं हैं वो 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हमारे पास क्या ही है, भाज्य संख्याओं में सम संख्या। अगर विषम संख्याओं की बात करूं तो पहली संख्या आई थी 9 और अगली संख्या मेरे पास कितनी आई है, 15। तो मैं ये कह सकता हूं कि दूसरी छोटी अपने पास विषम भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हमारे पास आएगा कितना, 15। अब हम देखो भाज्य भाज्य में इतनी संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें आगे क्या करना है, आगे ये देखना है। अब मैं भाज्य संख्याओं को अलग बांट देता हूँ और अभाज्य संख्याओं को अलग। संख्या आती है 2, 2 के बाद में क्या आता है, 3, 3 के बाद में क्या आता है, 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23, 23 के बाद में 29, 29 के बाद में 31, 31 के बाद में हमारे पास अगली संख्या कौन सी आती है, 37, 37 के बाद में 41, फिर हमारे पास आता है 43, 43 के बाद में 47, 47 के बाद में हमारे पास कौन सी आती है, 53, 53 के बाद में क्या आता है, 59, 59 के बाद में 61, 61 के बाद में हमारे पास संख्या आती है 67, 67 के बाद में 71, अगली संख्या कौन सी आती है, 73, 73 के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है अपने पास, 79, 79 के बाद में 83, 83 के बाद में 89, 89 के बाद में हमारे पास कौन सी संख्या आती है, 97। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि प्रथम 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, उनमें हमारे पास अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी आती है, 25। और वो काउंट करके देख लो, चाहे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की जो संख्या होती है वो टोटल कितनी आती है, 25। अब इन संख्याओं के अलावा अभाज्य संख्याएं और भी होती है हमारे पास, ठीक है भाई, लेकिन ये प्रथम 100 तक के संख्याओं में थी, ये इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां देखो आपके पास दो संख्याएं होती है भाई, एक तो हमारे पास होती है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब जुड़वा भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसकी एक भाषा याद रखना कि जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर आपके पास कितना है, 2 है, जिन अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है, 2 है, वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं या तो उनका अंतर 2 होता है, या फिर वो दो अभाज्य संख्याएं, जिनके बीच में एक क्या हो हमारे पास भाज्य संख्या हो, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, जुड़वा भाज्य संख्या होती है। अब इनमें देखो जुड़वा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो इनके अंदर वो दो संख्याएं देखो जिनका अंतराल हमारे पास कितना होता है, 2। तो यहां देखो इन दो संख्याओं का अंतराल कितना है, 2। तो हम ये कह सकते हैं 3-5, ये एक जुड़वा भाज्य संख्या है, ठीक है भी। इसके अलावा 5-7, तो ये भी कह सकते हैं 5-7 जो है वो एक क्या है, जुड़वा भाज्य संख्या है। इसके अलावा 11-13, तो 11 और 13 है वो भी क्या है कि जुड़वा भाज्य संख्या है। इसके अलावा हमारे पास 17-19, तो 17-19 है, इनका अंतराल 2 है, तो ये भी क्या है कि जुड़वा भाज्य संख्या है। इसके अलावा हमारे पास है 29-31, तो ये जो संख्या होगी वो भी हमारे पास क्या होगी, जुड़वा भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा हमारे पास अगली जो संख्या है वो 41 और कितनी है, 43, ठीक है भाई, ये भी जुड़वा भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा 59-61 जो है वो भी दो अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा 71 और 73। अब ये जो संख्या होती है ये प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याओं में होती है। ये टोटल जो संख्याएं आती है वो कितनी आती है हमारे पास, टोटल 8। तो प्रथम 100 तक की प्राकृत संख्याओं में जुड़वा भाज्य संख्या होती है वो टोटल हमारे पास कितनी होती है, 8। और अभाज्य संख्या होती है वो टोटल कितनी आती है हमारे पास, 25, ठीक है भाई। अब जुड़वा भाज्य संख्याओं के अलावा हमारे पास अगली जो संख्या आती है वो आती है सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्या होती हैं, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर, इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। अब ये सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, इनकी एक सीधी सी परिभाषा याद रखना
कि भाई सीधी सी बात ये है कि जिन भाज्य संख्याओं में कॉमन फैक्टर, जिनके अंदर कॉमन जो फैक्टर आता है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 और 3, ये एक सहभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। अगर मैं बोलूं 16 और 25, अब ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है, इसलिए इन संख्याओं को भी क्या कहा जा सकता है, सहभाज्य संख्या कहा जा सकता है। अगर मैं बोलूं 71, 73, अब ये जुड़वे भाज्य संख्या भी है और ये सहभाज्य संख्या भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी जो अभाज्य संख्या है ना, सभी अभाज्य संख्या है या सभी जुड़वा अभाज्य संख्या है, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सीधी सी बात, वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब इसके अंदर हमारे पास ये बातें तो पूछी जाती हैं। अब यहां से देखो क्या होता है, यहां से हमारे पास 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ जुड़वा भाज्य संख्याओं के अंदर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, सबसे पहले बोलेगा निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। तो जुड़वा भाज्य संख्या किसको बोला जाता है, जुड़वा भाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होते हैं जिनका अंतराल क्या होता है, 2, प्लस वो अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और उनका अंतराल कितना होना चाहिए, 2। तो 101 और 103 का अंतराल 2 है और दोनों जो संख्या है वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। तो ये दोनों जो संख्याएं क्या कहलाएंगी, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएंगी। हमें ढूंढना है कौन सा नहीं है। 107, 109, अब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, प्लस दोनों जो होंगी वो हमारे पास जिनका अंतराल भी 2 है और दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा 143 और 141, अब इन दोनों का अंतराल भी है, दोनों है, अंतराल भी 2 है और इनमें दोनों जो संख्या है वो भी क्या है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके अलावा 171 और 173, लेकिन ये जो संख्या ये अभाज्य संख्या है, लेकिन ये जो संख्या ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 19 का भाग जाता है और यहां से मैं बोलता हूं ये जो है, पहली बात तो ये अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी क्या होगी, नहीं बनेगी। इसके अलावा हम आगे क्या देखेंगे कि दूसरा प्रश्न हमारे पास इस टाइप से आएगा, निम्न में से ट्विन प्राइम नंबर कौन सा है। अब ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जुड़वा भाज्य संख्या और जिनका अंतराल 2 हो और 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में क्या हो, एक भाज्य संख्या हो, वो क्या कहलाएगी, जुड़वा भाज्य संख्या कहलाएगी। अब यहाँ से 1 और 3, पहली बात जो 1 लिखा गया है वो जो संख्या है वो 1 जो है वो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो ये जुड़वा भाज्य भी नहीं बनेगी। अब 3 और 5, इन दोनों का जो अंतराल है वो भी 2 है और इन दोनों संख्याओं के बीच में एक जो है वो भाज्य संख्या है, इसलिए हमारे पास जुड़वा भाज्य संख्या या ट्विन प्राइम नंबर कौन सा बनेगा, 3 और 5। अब यहाँ बोल दिया 51 और 53, अब ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो ये जुड़वा भाज्य संख्या भी नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ से 99 जो भी है 99 वो यहाँ से एक हमारे पास अभाज्य संख्या ही नहीं है, तो वो जुड़वा भाज्य भी नहीं बनेगी। तो ट्विन प्राइम नंबर हमारे पास क्या आएगा, 3 और कितना आएगा, 5। को प्राइम नंबर कैसे पूछेगा, ये पूछेगा निम्न में से सहभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिन अभाज्य संख्याओं में कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो संख्या जो कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब सबसे पहले आता है हमारे पास 2 और 3, अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये जो संख्या बनेगी सहभाज्य संख्या बनेगी। 3 और 7 दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है, प्लस दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो ये भी सहभाज्य संख्या है। अब 16 और 25, अब दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं और कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सहभाज्य संख्या जिनका कॉमन फैक्टर 1 आना जरूरी है, प्लस दोनों जो संख्याएं होनी चाहिए वो सह में, सह का मतलब क्या होता है, को मतलब क्या होता है कि दोनों संख्याएं या तो भाज्य हो या दोनों क्या हो, अभाज्य हो, तब और उनका फिर कॉमन फैक्टर 1 आए तो वो संख्या क्या कहलाएगी, सहभाज्य कहलाएगी। अब इसके अलावा 1 और 3, अब यहाँ 1 जो है न तो भाज्य है नहीं अभाज्य, इसलिए जो होगी ये संख्या क्या बनेगी, सहभाज्य संख्या नहीं बनेगी। अभाज्य संख्याओं में हमारे पास देखो क्या पूछा गया था, हमारे पास देखो ये पूछा गया है कि 2 अंक की जो होती है ना, 2 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कौन सी आती है, 97। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 अंक की सबसे बड़ी जो संख्या है वो होती है अभाज्य संख्या 97, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी आती है, 11। अब यहाँ कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं, लेकिन 10 नहीं होता, 10 एक भाज्य संख्या है। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 97, और 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11। और पेपर में पूछा गया उनका अंतराल कितना है, तो वो हमारे पास कितना आएगा भाई, 86।
इसके अलावा और भी संख्याएं होती हैं, पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जाएगा कि भाई प्रथम 5 जो अभाज्य संख्याएं होंगी, प्रथम 5 जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनका योगफल कितना होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या होती है वो कहाँ तक होती है, 11। और जब इनका योग करेंगे तो सीधी सी बात है, इनका जो योग आएगा 11 7 18 और 18 और 10 कितना आएगा मेरे पास 28। तो मैं बोलूंगा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल है वो हमारे पास कितना आएगा 28। इसके अलावा कई बार पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो विषम अभाज्य संख्याओं में दो जो होती है वो गणित में एक ऐसी संख्या आती है जो सम होने के बावजूद क्या है, भाज्य है। तो अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो बाकी संख्याएं जो कहलाएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी, विषम कहलाएंगी। तो मैं प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का योग करूंगा तो वो योग हमारे पास कितना हो गया, टोटल 39। आप पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती है उनका योग कितना होता है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमारे पास टोटल कहाँ तक आती है, 29 तक। और उनका योगफल भी हम कैसे याद रख सकते हैं, 129। अब पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम जो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो औसत है वो कितना है। तो हम क्या बोलेंगे, 129 के अंदर हम किसका भाग दे देंगे, 10 का। और प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 12 पॉइंट कितना आएगा भी 9। अब देखो पेपर में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि भाई आपके पास ये संख्याएं आपको क्या करनी है, याद रखनी है। पेपर में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना है। तो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या आएंगी अपने पास, 31, 31 के बाद में कौन सी आएगी, 37, 37 के बाद में क्या आएगा, 41, 41 के बाद में कितना, 43, और अगली संख्या कितनी आएगी, 47। तो ये संख्याओं का अगर मैं योग कर देता हूँ तो वो 30 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल होगा। और वो कैसे, 7 3 10, 10 और 8 18, कितना आ गया मेरे पास 19। ठीक है भाई, यहाँ से 4 4 8 4 12 और 4 16 16 और 3 कितने आ गए मेरे पास। तो टोटल योगफल कितना आएगा हमारे पास, 199। अब ऐसे प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि भाई 30 से 50 के बीच में, या बोल देगा 50 से 70 के बीच में जो अभाज्य संख्या होंगी उनका योगफल कितना आएगा। तो 70 से 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या जो पहली आएगी वो कौन सी आएगी, 53, अगली कौन सी आएगी 57, अगली कौन सी आएगी 61, 61 के बाद में मेरे पास क्या आएगा 67। ठीक है भाई, तो इन सारी संख्याओं को अगर मैं योग कर दूं तो 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योगफल हो गया। अब हमारे पास जो भाज्य संख्या है उनके बारे में देख लेंगे। अब भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो हमारे पास कौन सी आती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो कौन सी आती है, 4, 4 के बाद में 6 8 9 10 12 14 15। इसके अंदर एग्जामों के अंदर क्या होता है, ऐसे पूछे जा सकते हैं कि प्रथम 5 जो भाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, यौगिक संख्या बोल देते हैं, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। तो हमें क्या है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि प्रथम 5 जो भाज्य संख्या होती है उनका योग कितना है। तो प्रथम 5 जो भाज्य संख्याओं का योग करूंगा तो 4 6 10 18 18 और 9 कितना हो गया 27, 27 10 कितना आ गया अभी 37। ये भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि प्रथम जो 5 जो समभाज्य संख्याएं होती है ना उनका योगफल कितना आएगा। तो प्रथम 5 समभाज्य संख्या होंगी वो कौन सी आएंगी, 4 6 8 10 और कितना आएगा अभी 12। तो उनका योगफल हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे भी, ये 10 हो गया, 10 8 18 18 10 कितना हो गया अभी 28 और 12 कितना आ गया अभी 40। तो प्रथम 5 समभाज्य संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 40। अब इसके अंदर ये भी बात पूछी जा सकती है कि प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। तो पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है, पहली विषम भाज्य संख्या होती है वो कौन सी आती है 9, और दूसरी जो आती है वो कौन सी आती है अभी 15। 15 के आगे अगली जो संख्या आएगी वो हमारे पास कौन सी आएगी भी 21। 21 के बाद में अगली जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी हमारे पास 25। 25 के बाद में अगली जो संख्या है कौन सी आएगी 27। इस तरह से ये संख्याएं हमारे पास योग में निकाले जा सकती है। अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम शोतक की संख्याएं होती हैं उनमें जो भाज्य संख्या होती है वो तो कितनी आएंगी, और अभाज्य जो संख्या आएंगी वो कितनी आएंगी। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, टोटल कितनी आती हैं 25, लेकिन भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी आती हैं हमारे पास, कितनी होती है टोटल 74। क्योंकि यहाँ 1 74 और 25 कितना हो गया 99। एक जो है न तो भाज्य है और न ही क्या है
अभाज्य है, इसलिए एक को छोड़ दिया जाता है। अब इनके अंदर ये चीजें हमारे पास किस में पूछी जाएगी, भाज्य अभाज्य के अंदर पूछी जाएगी। संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, 1 कितनी बार आता है, और बाकी संख्याएं 2, 3, 4 और ये संख्याएं 9 तक कितनी बार आती हैं। तो प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो 0 आ जाता है वो टोटल आता है आपके पास कितनी बार आता है अभी, प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो 0 होगा वो टोटल आपके पास कितनी बार आएगा, 11 बार। 1 का जो प्रयोग है वो टोटल कितनी बार आएगा, 21, और बाकी जो संख्या होंगी वो कितनी बार प्रयोग की जाएंगी, 20 बार। तो ये प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं और पेपरों में आ चुके हैं कि भाई प्रथम 100 तक 6 का प्रयोग कितनी बार होगा। तो हमारे पास कितने क्या ऑप्शन आएंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा 21, 11, 20 और 19। तो यहाँ हमारे पास जो आएंगे प्रथम 100 तक की संख्याओं में जो 6 का जो प्रयोग किया जाएगा वो कितनी बार आएगा, 20 बार। ठीक है भाई। लास्ट में हम आगे देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, देखो हमने पढ़ा है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जो दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय जो दोनों प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई। और परिमेय कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय जो होती हैं वो सारी धनात्मक है, जिनका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, वो सारी क्या हैं, परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन इनके अलावा हमारे पास एक आता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो रूट के अंदर आती हैं और वो किस में आती हैं, ऋणात्मक में, वो हमारे पास क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं। अब देखो भाई आगे इनके अंदर अपन क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे हमें पूछा गया है कि हमें 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो 60 से 80 के बीच में आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। 60 के बीच में आगे जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी आती है, 61। 61 के बाद में हमारे पास कौन सी संख्या आती है, 67। 67 के बाद में कौन सी आती है, 71। 71 के बाद में 73 और 73 के बाद में कौन सी आती है, 79। इन सभी संख्याओं का अगर मैं योग कर दूं तो वो हमारे पास क्या होंगी, 60 और 80 के बीच आने वाली क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। और अब इनका योग करूंगा तो 9 और 3 12, 12 और एक कितना आ गया भी 13, 13 7 कितने हो गए 20 और एक कितना आ गया भी 21, 21 असल कितनी होगी अपने पास 2। तो सीधी सी बात है 7 14 21, 21 और 2 कितना आ गया 23, 23 और 12 अपने पास कितना आ गया भी 23 और 12 कितने होगा भी 35। तो मैं बोलूंगा 60 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा अपने पास 351। ठीक है। आगे देखो निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये पूछा है। तो देखो भाई प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं वो हमें पता है, हमने पढ़ा है 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृत संख्या होती है। और वास्तविक संख्या कौन सी होती है, तो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं जो है वो क्या है, वो हमारे पास क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है भी, या परिमेय और अपरिमेय जो सभी संख्याएं होती है वो कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या होती हैं। तो सभी जो प्राकृत संख्या होंगी वास्तविक संख्या बनेंगी, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है भाई, हमें पूछा है क्या सही नहीं है। ठीक है भाई, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, परिमेय भी होते हैं अपरिमेय भी होती हैं। लेकिन ये बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि √2 है एक वास्तविक संख्या है, लेकिन √2 क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आगे देखो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपको पता है भी, जो धनात्मक होती है 0 से लेकर धनात्मक, 0 से लेकर धनात्मक और 0 से लेकर ऋणात्मक की जो संख्या होती है वो सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अब ये जो संख्याएं होंगी वो कौन सी बनेंगी भी, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्योंकि परिमेय संख्या किनको बोलते हैं, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, 0 भी होती है, भिन्न संख्याएं भी होती हैं जिनके ऊपर बार फिक्स किया जा सकता है, वो भी संख्या होती है। और हमारे पास जो जिसके ऊपर जो डैश डैश चलती है उनके ऊपर बार फिक्स किया जाता है, वो भी संख्याएं क्या हो सकती है, परिमेय संख्या होती है। क्योंकि ये बात भी क्या कहलाएगी, सही है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। प्राकृत संख्या हमें पता है भी कौन सी होती है,
जो 1 से चले और कहाँ तक चले भी, अनंत तक। लेकिन ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो 0 से लेकर धनात्मक साइड में अनंत तक होंगी और ऋणात्मक साइड में कहाँ तक भी होंगी, अनंत तक होंगी। तो ये सभी संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्या होंगी कि नहीं होगी, तो सभी प्राकृत संख्याएं जो पूर्णांक संख्या, ये बात भी क्या है, सही है। ठीक है, अभी आगे बढ़े तो आगे देखो क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो हमने पढ़ा है प्रथम 5 अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, 2, सबसे छोटी कौन सी होती है, 2, 2 के बाद में कौन सी आती है, 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में अपने पास क्या आता है, 11। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग आता है वो कितना आता है अभी, 28। अब उनका हमें क्या पूछा है, औसत, तो हम उसके अंदर किसका भाग देते हैं, 5 का भाग दे देते हैं। तो 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, प्रथम 25 हो जाएगा, शेष कितना आएगा, 3, तो कितना आएगा अपने पास, औसत जो आएगा वो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा अभी, 6। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे क्या है, हमने बोला है कि 1 से 90 तक की संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है। तो हमने ये पढ़ा है कि प्रथम जो 100 तक की संख्याएं होती है उनमें 2, 3, 4, 5, 6 और कितना 7, ये सभी जो अंक आते हैं वो कितनी बार आते हैं, 20। लेकिन उसने कहां से कहां तक पूछ लिया, 1 से लेके 90 तक, तो 90 तक पूछा है तो हम ये बता देंगे यहाँ जो 97 उस 97 के अंदर ये 7 हट जाएगा तो एक अंक कम हो जाएगा। तो प्रथम 1 से लेके 90 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा, 19 बार। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक जो है वो सही है। अब देखो हमें ये पूछा है कि भाई इनमें 3 व्यंजक आपको दिए गए, इनमें से कौन सा व्यंजक जो है वो सही है। तो देखो पहला क्या बता रहा है, 337 एक अभाज्य संख्या है। तो देखो भाई हमने क्या है, पहले नहीं पढ़ा, हम दोबारा देख लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं की जांच जो है वो कैसे की जाती है। अभी कैसा पता चलेगा ये 337 है, ये अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके निकटतम एक वर्ग संख्या देखनी है। अब निकटतम वर्ग संख्या देखेंगे तो हमें पता है जो 20 का वर्ग होता है वो कितना आता है भाई, 400 आता है भाई, और 19 का वर्ग जो आता है वो कितना आता है भाई, 361 आता है। इसी तरह 18 का वर्ग जो आता है वो 300 कितना आ गया, 24। तो इसके निकटतम जो वर्ग संख्या आ गई वो हमारे पास कितनी होगी भी, 18 होगी भी। इससे छोटी जो निकटतम वर्ग संख्या है वो कितनी होगी, 18। अब 18 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या होगी वो इसके अंदर क्या होना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके अंदर भाग जाता है या नहीं जाता। तो इसके अंदर मैं अगर 17 का भाग दूं तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 18 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 17, तो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 17 के बाद में अगली संख्या कौन सी आती है, 13, 13 में भी इसका भाग नहीं जाएगा। 13 से पहली कौन सी आती है, 11, तो 11 में भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 11 से पहली कौन सी आती है अपने पास, 7 आती है। 7 के बाद में अपने पास कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। फिर अपने पास कौन सी संख्या आती है, 3 आती है, फिर 2 आती है। अब 18 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं होती है वो ये होती हैं। अब इन संख्याओं का अगर इन संख्या में भाग नहीं गया तो ये कंफर्म पता चल जाता है ये जो संख्या बनेगी क्या बनेगी, अभाज्य संख्या होगी। तो पहला जो कथन है वो क्या है भाई, अपने पास सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन व्यंजक सही है, तो पहला व्यंजक क्या है, 337 क्या एक अभाज्य संख्या है। आगे देखो भाई, संख्या 12 के 6 धनात्मक गुणनखंड। अब गुणनखंड जो होते हैं वो कैसे ज्ञात किए जाते हैं, 12 के गुणनखंड जो होते हैं कैसे ज्ञात किए जाते हैं। 12 का सबसे छोटा गुणनखंड होता है वो 1, 12 में 1 का भाग गया तो ये इसका गुणनखंड है। फिर 12 में 2 का भाग गया तो ये इसका गुणनखंड है। 12 में 3 का भाग गया तो इसका गुणनखंड है। 12 में 4 का भाग गया तो इसका गुणनखंड है। 12 में 5 का भाग नहीं जाता तो इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। तो 12 में किसका भाग गया, 6 का भाग गया तो इसका गुणनखंड है। और 12 में 12 का भाग गया तो इसका गुणनखंड है। तो 12 के जो होते हैं वो 6 धनात्मक गुणनखंड होते हैं। तो टोटल देखो भाई, टोटल हमारे पास धनात्मक गुणनखंड कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है भाई, इसी प्रकार ये दे रखा है कि पूर्णतः 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य का नियम हम आगे चल के टॉपिकों में पढ़ेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम यही है, इन सभी अंकों में अगर 9 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो सभी अंकों का अगर मैं जोड़ूं तो 4 और 2 6, 6 7 कितने 13, 13 और 5 मेरे पास कितने आ गए 18। तो इनका योग 18 हो गया। तो 18 में 9 का भाग अगर दूं तो 9 का भाग जाता है, तो कन्फर्म इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों व्यंजक क्या है, सही है। तो यही पूछा था कौन सा व्यंजक सही है, तो क्या आएगा, सही ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन। सभी व्यंजक क्या है, सही है। क्या है इसके अंदर क्या है 67 से 101 के बीच आने वाली भाज्य संख्या है वो बतानी हमें। तो देखो हम कैसे बताएंगे, 67 से 120 के बीच आने वाली जो भाज्य संख्या होगी वो कैसे बताएंगे। पहले अपन क्या करेंगे, 101 में 67 घटा लेंगे। 67 घटाएंगे तो टोटल कितना बचेगा अपने पास, 34 बचेगा। अगर ये संख्या है 67 से 120 के बीच में घटाएंगे तो 34 संख्या तो एक होगी, एक हमेशा एक्स्ट्रा अतिरिक्त संख्या। तो टोटल जो संख्या आएंगे वो कितनी आएंगे हमारे पास, ये 35। अब 67 से 101 तक संख्या तो टोटल होगी इतनी 35। अब हमें बताना है इसके अंदर भाज्य संख्या।
तो भाज्य संख्या टोटल संख्या 35 है। इसके अंदर मैं अभाज्य संख्याओं को अगर घटा दूं टोटल 35 में से, तो जो संख्या बचेंगी वो भाज्य संख्या बचेंगी। अब इनके बीच में जो अपने पास अभाज्य संख्या होंगी वो कौन कौन सी आएंगी? 67 खुद होगा, 67 के बाद में मैं क्या बोलूंगा 71, 71 के बाद में कितना आएगा 73, 73 के बाद में अपने पास क्या आएगा 79, 79 के बाद में कितना आएगा 83, 83 के बाद में 83 के बाद में अपने पास 89, 89 के बाद में 97 और 101 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है। तो टोटल जो संख्याएं आएंगी ना अपने पास ये 67 से 101 तक कितनी संख्या होगी टोटल? टोटल जो संख्याएं आएंगी वो अपने पास कितनी आएंगी 8 संख्याएं। तो 8 संख्या इसके अंदर मैंने घटा दी, 8 35 में से 8 घटा दिए, तो टोटल जो संख्या बची वो कितनी आ गई हमारे पास 27। तो 67 से 100 के बीच में जो संख्या आएंगी वो टोटल हमारे पास कितनी आएंगी भी 27 जो होंगी वो टोटल हमारे पास क्या आएंगी भाज्य संख्या आएंगी। आगे देखो भी 101 से 101 से 100 तक भाज्य संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार होगा ये चीज हमने पढ़ चुके हैं। सीधी सी बात ये है, तो 0 आता है वो कितनी बार आता है 11 बार आता है, 1 जो आता है वो कितनी बार आता है 21 बार आता है, और बाकी जो सभी संख्याएं जो आती हैं वो टोटल कितनी बार आती हैं भी 20 बार। यहाँ हमारे पास कितनी आएंगी भी 20 बार। लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? लघुत्तम मतलब सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है हमारे पास 2। ठीक है भी। आगे देखो 3/4 और 3/8 के बीच में जो परिमेय संख्या आएगी वो कितनी आएगी? तो देखो भाई 3/8 का मान तो कितना होता है भाई अपने पास 3/8 का मान तो होता है हमारे पास कितना होता है भाई 0.75, और 3/8 का मान कितना होता है भाई पॉइंट कितना भाई 37। तो यहां से अपने पास अगर मैं बोलूँ 0.75 और 37.5 जो होता है 37.5 जो होता है 0.375, इन दोनों के बीच में एक जो मान आएगा ना, अब ये संख्या जो होंगी वो 1 से बड़ी होगी, ये संख्या भी 1 से बड़ी होगी, ये संख्या भी 1 से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ 9/16 जो आएगा वो इनके बीच में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो 1 से भी क्या होगा कम मान होगा। तो यहाँ अपने पास 3/4 3/8 के बीच में परिमेय जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 9/16। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त संख्या, अब संयुक्त संख्या जो होती है वो हमें बताना है कि इसके अंदर एक संख्या जो होगी वो भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या का मतलब क्या होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है। तो भाज्य संख्या नहीं है तो मतलब क्या बताना है इसके अंदर हमें अभाज्य संख्या आपको बतानी है। अब अभाज्य संख्या हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले इसके निकटतम एक वर्ग संख्या देखेंगे, और निकटतम अगर मैं वर्ग संख्या देखूंगा तो निकटतम वर्ग संख्या जो होगी वो 31 का वर्ग कितना आएगा 961। अब 61 जो होंगे ना 31 से छोटी अपने पास कोई अपने पास अभाज्य संख्या होगी, तो 31 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास क्या है 29। अगर इसमें 29 का भाग दूं तो भाग नहीं जाएगा। 29 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो मेरे पास है कितनी 23। इस संख्या में अगर मैं 23 का भाग दूं तो पूर्ण रूप से जाएगा, तो ये जो संख्या है ये तो भाज्य संख्या है। इसके अलावा 323, अब 323 है, 18 का वर्ग जो होता है वो 300 कितना आता है 24, इसके निकटतम वर्ग संख्या होगी 18। अब 18 से छोटी जो वर्ग संख्या है 18 से छोटी जो अभाज्य संख्याएं आएंगी वो सबसे पहले मेरे पास कितनी आएगी 17। अब इस संख्या में 17 का भाग दे दो पूर्ण रूप से जाता है, तो ये जो संख्या है ये भी क्या है मेरे पास भाज्य संख्या है। अब 713 आ गया, 713 से अगर मैं 27 का वर्ग उठाऊंगा तो 729 आएगा भी, 27 का वर्ग उठाऊंगा तो कितना आएगा 729। अब 27 से छोटी जो अपने पास अभाज्य संख्या होगी वो एक तो हमारे पास कितनी आएगी
यहाँ अपने पास क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब भाज्य संख्या वो नहीं है। तो यहाँ से 400 जो 9 होगा वो अपने पास आएगी एक अभाज्य संख्या। तो क्योंकि इसके निकटतम जो संख्या है, इससे निकटतम जो वर्ग संख्या है वो हमारे पास 20 का वर्ग कितना आएगा 400। अब 400 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है, 19 है। न तो इसमें 19 का भाग जाएगा, न इसके अंदर 17 का भाग जाएगा, न 13 का भाग जाएगा, न अपने पास इसके अंदर 11 का भाग जाएगा, न 7 का जाएगा, न 5 का, न 3 का, न 2 का। तो इसलिए जो संख्या है क्या बनेगी हमारे पास अभाज्य संख्या। यहाँ सवाल का आंसर कितना आएगा 409। अगला देखो, निम्न में से कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है, विषम होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए भाज्य। तो वो चीज हमने पढ़ी थी। ये संख्या क्या है हमारे पास अभाज्य संख्या है, ये संख्या क्या है अभाज्य। अब ये दोनों संख्याएं क्या है मेरे पास भाज्य संख्या है, लेकिन विषम पूछिए तो यहाँ सवाल का आंसर कितना आएगा 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या हमें पूछी गई है। तो भाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है 91, क्योंकि 13 साथ कितने होते हैं अभी 91, 7 से भी विभाजित है और 13 से, और बाकी संख्याएं जो सारी वो क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 91। धनात्मक पूर्णांक जो 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। अब 60 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या होंगी, और पहले तो कौन सी आएगी 61, 61 के बाद में कौन सी आएगी अपने पास 67, 67 के बाद में 71, 71 के बाद में 73, 73 के बाद में 79, 79 के बाद में अपने पास कितनी आएगी 83, फिर 89, 89 के बाद में कितनी आएगी 97। तो टोटल संख्या कितनी होगी 4, और 4 कितनी होगी भी 8। तो सीधी सी बात है कि अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, अगर कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके हमेशा दो गुणनखंड होंगे, एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी। तो कहने का मतलब प्रत्येक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं, केवल क्या गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, पहली रूढ़ संख्या है। तो पहली रूढ़ का मतलब कौन सी होती है अभाज्य संख्या। तो पहली रूढ़ संख्या कौन सी होती है 2। शून्य क्या है, तो शून्य क्या है हमने पढ़ा है अभी, शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है अभी। शून्य न धनात्मक संख्या और शून्य क्या है नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। तो शून्य क्या है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या भाज्य भाज्य दोनों ही नहीं है, हमने पढ़ा है अभी, जीरो को छोड़ देते हैं। तो संख्याओं की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है एक से। एक को न तो भाज्य में काउंट करते हैं और नहीं अभाज्य में काउंट करते हैं। तो सीधी सी बात है, कौन सी संख्या भाज्य भाज्य दोनों नहीं है एक। आगे बढ़े, तो सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या है वो कितनी होगी। तो जो संख्या सबसे बड़ी ऋणात्मक ये होगी, सबसे छोटी आएगी, इससे भी बड़ी जो आएगी ऋणात्मक ये होगी, उससे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी भी, एक के आगे कितने जीरो हैं 5 जीरो। तो कितना हो गया 1 लाख हो गया। 1 लाख जो होगी ये 10,000 हो गया, ये 1000 हो गया, ये 1 हो गया। तो सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, कौन सी आएगी 1 लाख। सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी -1। उससे बड़ी कौन सी आएगी 1000, उससे बड़ी कौन सी आएगी। चिन्ह जो ये हमारे पास जो चिन्ह होता है किसके लिए प्रदर्शित किया जाता है, ये अनंत को प्रदर्शित करता है। गणित का एक चिन्ह होता है सिग्मा, जिसको सिग्मा बोलते हैं, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये हमेशा प्लस को प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सी अविभाज्य संख्या नहीं है, अविभाज्य संख्या नहीं है। तो सीधी सी बात है, उसमें हमें जो इसमें एक अविभाज्य संख्या नहीं है, और वो कौन सी है हमारे पास 9। में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमें पूछिए तो सीधी सी बात है, 41 एक अभाज्य संख्या, 61 एक अभाज्य संख्या और 71 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या नहीं है वो हमारे पास है 51। तो 51 क्या है एक हमारे पास भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ हमें ये देखना होता है, अभाज्य संख्या का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, इससे छोटी 161 से छोटी कोई वर्ग संख्या देखनी है, और वो 13 का वर्ग जो होता है वो कितना आता है 169। तो 13 से छोटी कोई आपने पास 13 से छोटी क्या अभाज्य संख्या है। अब 13 से छोटी कौन सी होती है 11। 161 में 11 का भाग दूं तो भाग नहीं जाएगा। फिर इससे छोटी जो वर्ग संख्या आती है 13 से छोटी अभाज्य संख्या 11, उसके बाद में कौन सी है 7 है। अब इसमें 7 का भाग दूं तो 7 दूनी 14 और 7 21 भाग चला जाता है। तो ये जो संख्या होगी ये हमारे पास क्या आएगी भाज्य संख्या होगी। अब अगली संख्या है 221। अब 221 है तो मैं 15 का वर्ग करूं तो 200 कितना आता है 25। अब इससे इस 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी आएंगी, एक तो हमारे पास आएगा कितना 13, 13 के बाद में कितना आएगा 11, 11 के बाद में 7, 7 के बाद में हमारे पास कितना होगा
7 के बाद में 5, 5 के बाद में 3 और फिर 2। तो 221 है। 221 के निकटतम जो वर्ग संख्या है वो हमारे पास 15 है, लेकिन 15 से छोटी जो संख्या है वो 15 का वर्ग है। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्या है उनमें किसी न किसी एक संख्या का भाग जाएगा। तो इसमें हम 13 का भाग दें तो 13 एकम तो 13 आएगा, शेष हमारे पास कितना होगा 7 और 2 13 7 91। तो ये जो संख्या होगी ये भी हमारे पास एक भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा 373 है, 373 है। अब इसके निकटतम कोई वर्ग संख्या होगी। एक लास्ट संख्या और है मेरे पास 437। अब इसके निकटतम 437 के निकटतम 20 21 का वर्ग होता है वो 400 कितना होता है 41। अब इससे छोटी अपने पास कोई वर्ग संख्या हो, इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या होगी 21 से। एक छोटी संख्या कौन सी है 19। फिर आपके पास कितना आता है 17, 17 के बाद में 13, 13 के बाद में हमारे पास क्या आता है 11, 11 के बाद में 7, 7 के बाद में 5 3 और कितना आएगा 2। अब इन संख्याओं में किसी एक संख्या से अगर ये विभाजित है तो ये जो संख्या होगी भाज्य संख्या होगी, अदरवाइज ये संख्या क्या कहलाएगी अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ अगर हम संख्या में भाग दें तो सबसे पहले मैंने 19 का भाग दे दिया। तो 19 का भाग अगर मैं यहाँ